भारत यह विभिन्न कलाओं और परंपराओं से भरा हुआ देश माना जाता है। यहाँ के इतिहास की वैभवशाली परंपरा हमें इनकी कलाकृति जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया जैसे मीनारों को देख कर आती है। वहीं मशहूर आर्किटेक्ट और स्पिरिचुअल इंजीनियर अभिषेक देशपांडे ने पूरे भारत का भ्रमण कर कुछ तत्व उजागर किए हैं। आइए नजर डालते हैं उनके उजागर किए हुए तत्वों पर। देश के मशहूर आर्किटेक्ट और स्पिरिचुअल इंजीनियर अभिषेक देशपांडे ने पूरे देश भारत का भ्रमण किया, जिसके बाद उन्होंने देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर को लेकर कुछ तत्व हमारे समक्ष रखे हैं। उनके अनुसार अंग्रेजों के राज के दौरान एवं उसके बाद के समय में जो कलाकृति देखी गई है वो फॉर्म फॉलोज द फंक्शन इस तत्व पर आधारित है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश की महान संस्कृति में से एक मुगल संस्कृति भी मानी जाती है। उन्हीं की संस्कृति में ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला जैसी कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। और सभी कलाकृतियों को अगर गौर से देखा तो पता चलेगा कि ये ज्योमेट्री और सिमेट्री के तत्वों पर आधारित है और इन्हीं तत्वों को मानते हैं। देशपांडे की ने आगे बताया कि मुगल साम्राज्य में पत्थरों के रंग को भी काफी महत्व दिया जाता था। लाल रंग का पत्थर ये मंगल ग्रह का प्रतीक है, तो सफेद रंग का संगमरमर पत्थर यह चंद्र को प्रतीक माना जाता है और इसलिए मुगल साम्राज्य में इन पत्थरों का उपयोग हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उन्होंने आगे बताया कि मुगलों ने भली भांति से समा का पालन किया, जिसकी वजह से उन्होंने सभी धर्म को अनुयायी को अपना लिया, क्योंकि समा ये परमेश्वर या अल्लाह से प्रेम करना सिखाता है। वही बादशाह अकबर ने वैदिक एवं तांत्रिक किताबों को ग्रंथों को पर्शियन में अनुवाद भी कराया। इस तरह से तत्वों को देशपांडे जी ने हमारे सामने रखे। सर, आप उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आपने बहुत सारे जगह आप घूमे हो और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो। आप काफ़ी कीन ऑब्जर्वर हो और आपके ये पूरे ऑब्जर्वेशन में आप नागपुर को कहाँ बिठाते हो और नागपुर का जो फ्रॉम अ प्रॉस्परस वेरी प्रॉस्परस सिटी से आज तक का जो पलायन हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा इसमें मानना सबसे पहले हमने ये सोचना चाहिए कि नागपुर को प्रॉस्परस बनाया किसने। जैसे एक सिंपल वे में बताऊं, जैसे हमारा जो मूल पुरुष होता है जिसने हमको प्रॉस्परस बनाया, प्रोग्रेसिव बनाया, वो कौन है? थोड़ी देर के लिए एग्जांपल मैं देता हूं आपको। गुजराती कम्युनिटी, वो ये मान के चलते हैं कि उनको प्रॉस्परस बनाने में पूरा हाथ है लॉर्ड श्री कृष्ण का। इसलिए वहाँ पे कोई भी व्यक्ति पैदाइशी जय श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम लोग कहीं से यहाँ पे आए, जहाँ से भी आए, लेकिन हमारे जो मूल पुरुष है जिसको हम श्री कृष्ण बोलते हैं, लॉर्ड बोलते हैं, उन्होंने हमको प्रॉस्परस बनाया। सेम मैं नागपुर के बारे में भी सोचता हूँ कि सबसे पहले यहाँ का मूल पुरुष कौन है जिसने इसको डेवलप किया और इसको प्रॉस्परस बनाया, तो समझ में आता है जिसने भोसले किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना किया, श्रीमंत रघुजी भोसले। श्रीमंत रघुजी भोसले ने नागपुर को ना ही सिर्फ प्रॉस्परस बनाया, ना ही सिर्फ डेवलप किया, बल्कि उसको एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाया। डेवलपमेंट के कई पहलू होते हैं।
हमारे घर में या हमारे एरिया में 10 लोगों के पास गाड़ी है और 25 लोगों के पास में जाने के लिए साइकिल है, तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहते। मेरा मानना ऐसा है कि डेवलपमेंट का एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। कम से कम सबके पास स्कूटर होना चाहिए, नहीं 10 लोगों के पास गाड़ी है। रघु जी भोसले ने वो डेवलपमेंट का इक्विलिब्रियम नागपुर में एक सेट किया। अब सवाल ये उठता है कि वो इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप रघु जी ने उठाया, सबसे पहले जो कदम उठाए वो क्या थे? मेरे मायने में सबसे पहले उन्होंने सोशल इक्विलिब्रियम डेवलप किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स की पहली थ्योरी है जब तक किसी भी देश, किसी भी स्टेट, किसी भी ज़िले की सोशल सिस्टम का इक्विलिब्रियम सेट नहीं होता, वहाँ पे इकोनॉमिकल या बाकी डेवलपमेंट आ ही नहीं सकती। किस तरह से किया? एक सिंपल वे में, जैसे चांद सुल्तान जो देवगढ़ के गोंड राजा थे, उनके यहाँ पे कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स हैं, रॉयल डिस्प्यूट्स हैं। उस रॉयल डिस्प्यूट के वजह से कई अलग अलग जो एग्रेसर्स थे वो उसका फ़ायदा उठाने गए। उसी समय दे कॉल्ड रघु जी। अब रघु जी उस डिस्प्यूट का फ़ायदा उठा के वो पूरा एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया? नहीं लिया, फिर बल्कि उसको प्रोटेक्ट किया। जो ओरिजिनल्स थे, जो मूल निवासी थे, उसको प्रोटेक्ट करते हुए देवगढ़ से उन्होंने उसको नागपुर शिफ्ट किया। क्यों? अपने प्रोटेक्शन में रहे। उनको पूरा वैधानिक राजा का दर्जा दिया, और राजा का वैधानिक दर्जा देते हुए खुद को उन्होंने कभी भी राजा नहीं कहा, बल्कि सेना सूबा साहब कहा, यानी सेनापति, आर्मी जनरल, वजीर, जो भी संकल्पना उस समय की अलग अलग है। उनका सम्मान बरकरार रखा, उनका रिस्पेक्ट बरकरार रखा, राजपाट उनके नाम से चलाया, और साथ ही साथ उनकी जो लोकल ट्रेडिशंस थी उसमें भी उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। इसका मतलब ऐसा है, रघु जी वो महान पुरुष मैं मानता हूँ जिनको सामाजिक इक्विलिब्रियम या सामाजिक समरसता का एक प्रैक्टिकल पहलू पहले से पता था। सिर्फ कागजों पे नहीं, बल्कि उन्होंने उसको प्रैक्टिकल वे में उतारा। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, ऐसा बोला जाता है कि 18 पगड़ जातियों को उन्होंने नागपुर में आके बसाया। बसाने का मतलब क्या है? सबको घर बना दिए और आप रहे हो? नहीं, उन्होंने सारे कम्युनिटीज़ को आत्मनिर्भर बनाया। खास करके जैसे एग्जांपल के लिए हम पकड़ ले कोष्टी कम्युनिटी, बुनकर कम्युनिटी। यहाँ का धागे से बना हुआ कपड़ा विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। फ़ायदा किसको मिल रहा है? बुनकर को मिल रहा है। यहाँ के जो कलाकार थे, रंगारी थे, मूर्तिकार थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे, उनको भी आत्मनिर्भर बनाया। उनसे जो उनकी जो कलाकृतियाँ थी या उनसे तैयार होने वाला जो काम था उसको भी उन्होंने बाहर राज्यों में एक्सपोर्ट करना चालू किया। अल्टीमेटली क्या हुआ? वो कम्युनिटीज़ का एक दूसरे के ऊपर से इंटरडिपेंडेंसी खत्म हो गई, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, और सेल्फ डिपेंडेंट होने के कारण सारे कम्युनिटीज़ ने नागपुर के डेवलपमेंट में यहाँ से लेके बंगाल तक अपना पूरा योगदान दिया। तो मेरा मानना ऐसा है कि उन्होंने जो एक सोशल इक्विलिब्रियम का स्ट्रक्चर खड़ा किया, फाउंडेशन खड़ा किया, उसी फाउंडेशन पे हमारा स्ट्रक्चर मॉडर्न वे में बनना जरूरी है।